हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अध्याय 2 है। हम लोग किताब कवर कर रहे हैं भारती भवन क्लास 10वीं का प्राथमिक गणित भाग 2, दासगुप्त प्रसाद ठाकुर का है। जो भी स्टूडेंट 2026 में बिहार बोर्ड 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड क्लास है। तो बिना देरी किए हुए चलिए कुछ कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। अच्छा, एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण के बारे में हम आप लोगों को बताया था कि एक चर में एक घातीय समीकरण होता है ax प्लस बी। अच्छा, एक चीज, एक घातीय जो समीकरण होता है एक चर में एक घातीय समीकरण को इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0 होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें a और b ये दोनों अचर है, x ये है चर है। तो ये x जो है एक ही चर है, इसमें देखेंगे इसमें तो x एक जगह है और जो x है जो चर है उसका घात 1 है, इसलिए बोलते हैं इसको एक घातीय समीकरण। तो एक चर में एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी बराबर 0। यह आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आपको दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। मान लेता हूं 4x माइनस 3 बराबर 0। ये एक चर वाला एक घातीय समीकरण है। एक और उदाहरण लेता हूं 2x प्लस 3 बराबर 0। ये भी एक घातीय समीकरण है, एक चर वाला एक घातीय समीकरण। अब एक चर वाला एक घातीय समीकरण का हल अगर देखें तो क्या होगा। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 4x बराबर ये उधर जाके 3 हो जाएगा, x बराबर 3/4 हो जाएगा। तो x के जिस मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है। अच्छा, समीकरण संतुष्ट होने का मतलब ये हुआ कि जो ये समीकरण दिया हुआ है, मान लेते हैं एक है, ये दो है, तो समीकरण एक के लिए x का मान 3/4 अगर हम यहाँ रखे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। कैसे, अगर रख के देखता हूं 4/3, x का मान अगर 3/4 रखते हैं
x की जगह पर 3/4 रख दिए और यहाँ पे सॉरी जो समीकरण है पहले समीकरण लिखेंगे 4x माइनस 3 बराबर 0 है। x के जगह पर हम लिखेंगे 3/4 तो 4x की जगह पर 3/4 लिखेंगे, ये गुना में है, माइनस 3 है बराबर 0 है। ये 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 3 माइनस 3 बराबर 0। 3 में से 3 कटाएंगे तो 0 आ गया, इधर भी 0 है, यानी समीकरण 1 को संतुष्ट कर दिया x बराबर 3/4। तो x के जिस मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है वह मान समीकरण का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो ये 4x माइनस 3 बराबर 0 का शून्यक क्या है, x बराबर 3/4। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम x बराबर लेते हैं -3/2 तो अब x का मान यहाँ रखेंगे तो 2 गुने x बराबर है -3/2 प्लस 3 बराबर 0। यहां से अगर इसको देखेंगे तो ये कट जाएगा, -3 अब +3 बराबर 0, -3 + 3 बराबर 0 हो जाएगा तो 0 बराबर 0, यानी x जो है x का मान -3/2 समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x का वैल्यू -3/2 इस समीकरण का एक शून्यक है या हल है। यानी x के जिस मान के लिए शून्य के बराबर हो जाए उसे इस समीकरण का हल कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। उदाहरण के लिए अब व्यापक रूप को देखते हैं। व्यापक रूप, इसके पहले आप यहां लिख दीजिए 1/4 में 1 घात समीकरण का व्यापक रूप होता है x + b = 0। अब x का मान अगर हम यहां से निकाले, इधर से देखिए x + b = 0 है, अगर ax बराबर लिखेंगे तो इधर -b हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -b/a, इधर भाग लग जाएगा, तो x का मान -b/a इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये जो x बराबर -b/a है इस समीकरण का एक सॉल्यूशन है, एक हल है। तो आपको याद रखना है क्या, x के जिस मान के लिए समीकरण 0 के बराबर हो जाता है वह x का मान इस समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, या अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए कि x के जिस मान के लिए, मान यानी वैल्यू के लिए ax + b, ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण का जो ये बहुपद है ax + b का मान 0 हो जाता है, उसे समीकरण ax + b = 0 का हल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पीछे वाले में आ जाइए, x का मान 3/4 के लिए 4x - 3 = 0 हो जाता है, इसलिए 4x - 3 = 0 समीकरण का एक हल 3/4 है। उसी तरह से x का -3/2 के लिए 2x + 3 = 0 हो जाता है, इसलिए 2x + 3 = 0 समीकरण का हल -3/2 होगा। ये आप लोग पहले से जानते होंगे, बस मैं समझा रहा हूं कि आगे आपको समझ में आएगा। एक और चीज मान लेते हैं, अगर मैं ये लिखता हूं कि x + 10 = x + 8, क्या यह समीकरण है?
क्वेश्चन है आपसे, क्या यह समीकरण है? दूसरा, अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये भी क्या समीकरण है? अगर वहीं अगर लिखा हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो क्या ये समीकरण है? डबल व्हाट, क्या ये समीकरण है? तो सुनिए, समीकरण होने के लिए, समीकरण होने के लिए जरूरी है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक चर में एक घातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये चलिए एक चर में है ना सब। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा द्विघात वाला आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आपको मैं समझाने के लिए मैं ये लिखा हूं, समीकरण होने के लिए, समीकरण लिख दिया हूं ना पूरा पूरा, ये क्या लिखा हूं? समीकरण होने के लिए ये जरूरी है कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस सभी को x प्लस बी बराबर 0 के रूप में आना होगा, तब ये कहेंगे इसको एक चर में एक घातीय समीकरण। एक नंबर। दूसरा, सभी को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आना होगा, तब इसको बोलेंगे एक चर में द्विघातीय समीकरण। तो चूंकि इसका हमको बात ही नहीं करना है, क्योंकि हमको तो पढ़ना है द्विघात नहीं रैखिक समीकरण, ठीक है? तो रैखिक समीकरण हो सकता है कि दो चर में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इस फॉर्म में आना होगा, लाना होगा हल करके। इन सभी को हल करने के बाद अगर ax प्लस बी बराबर 0 के फॉर्म में आ जाता है तो बोलेंगे कि यह समीकरण है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको बोलेंगे कि दो चर में एक घातीय समीकरण है। दो चर यानी कि एक्स वाई अलग अलग दो चर, एक घातीय यानी कि दोनों का घात एक है, तो दो चर में एक घातीय समीकरण। तो अभी इसका भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक चर में एक घातीय समीकरण का। तो जो पहला है x प्लस 10 बराबर x प्लस 8, अगर इसको हम हल करेंगे, x प्लस 10 बराबर x प्लस 8, इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए, सबको एक तरफ करिए, सबको एक तरफ करिए, x प्लस 10 है, इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x से x कट गया, आज 10 में से 8 गया 2, 2 बराबर 0। क्या ये समीकरण है और ये संभव है? तो बोलेंगे कि ये समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में हम नहीं ला सकते हैं। उसी तरह दूसरे वाले को अगर हम देखेंगे, दूसरा में लिखा हूं कि x प्लस 1 का ए होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबको एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर से लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये माइनस 2x हो जाएगा, 1 आएगा इधर माइनस 1 बराबर 0। सब देखेंगे 1 से 1 कट गया, 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 0 बराबर 0। क्या यह ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का है? नहीं, इसलिए ये समीकरण नहीं है। लेकिन अगर तीसरे को हम देखेंगे, यहां मैं लिखता हूं, ये जो मैं लिया हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा, जो है वो उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सबको एक तरफ लाइए, सबको एक तरफ लाएंगे तो इस साइड में क्या है, इस साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वाला, और इसको लाएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस में 4x हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, अब एक से एक भी कट गया, ये 2x प्लस में 4x माइनस में, तो माइनस 2x बराबर 0। अब इस माइनस को उधर कर देंगे तो 2x बराबर 0 लिख सकते हैं।
तो क्या ये 2x बराबर 0, ये 2x बराबर 0 क्या इसके फॉर्म में है? देखो आया है मेरा 2x बराबर 0, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप के वाले फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखो मान लेते हैं कि इसके लिए मान लेते हैं कि a बराबर 2 हो और b बराबर 0 हो, तब क्या होगा? इस व्यापक जो रूप है ax प्लस b बराबर 0, इसमें a बराबर 2 रखेंगे तो 2x होगा, अब b बराबर 0 रखेंगे तो 0 बराबर 0, तो 2x बराबर 0 आ गया। यानी कि ये समीकरण है, यानी कि ये जो है 3 नंबर वाला लिखा हूं, ये समीकरण है। तो कोई भी अगर बहुपद या पद जो भी दिया हुआ हो उसको हल करेंगे, हल करने के बाद अगर वह ax प्लस बी वाई बराबर ax प्लस बी बराबर 0 के रूप के आ जाए, ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का आ जाए तो उसको बोलेंगे कि समीकरण है। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, इस चैप्टर में दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, वैसे आप लोग जानते हैं। एक होता है समानता की स्वयं सिद्धियां, समानता की स्वयं सिद्धियां, यानी कि ये अपने आप में सिद्ध है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या? तो एक नंबर में देखेंगे, यदि a बराबर b दिया हुआ है तो दोनों तरफ मान लेते हैं कि अगर c जोड़ते हैं तो a प्लस सी बराबर b प्लस सी। a बराबर b दिया हुआ है, अगर दोनों तरफ समान संख्या जोड़ देंगे तो ये स्वयं सिद्ध है कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे a बराबर b दिया हुआ है तो दोनों तरफ मान लेते हैं कि अगर 2 जोड़ देते हैं तो a प्लस 2 बराबर b प्लस 2 होगा, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। एक नंबर ये हुआ। दूसरा नंबर है कि यदि a बराबर b दिया हुआ है तो a माइनस सी बराबर होता है b माइनस सी, यानी कि अगर a बराबर b दिया हुआ है तो दोनों में से मान लेते हैं कि अगर 3 घटा देते हैं, a माइनस 3 और b माइनस 3, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये भी स्वयं सिद्ध है। तीसरा है, मान लेते हैं कि यदि a बराबर b दिया हुआ है तो अगर दोनों तरफ समान संख्या से गुना कर दे, ac हो जाएगा, इधर bc हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि a बराबर b दिया हुआ है, दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, इधर भी 4b हो जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये स्वयं सिद्ध है। गुना किए हैं तो भाग करने पर भी बराबर आ जाएगा। यदि a बराबर b दिया हुआ है तो दोनों तरफ समान संख्या से भाग देने पर भी आपस में बराबर होगा, यानी कि a बटा अगर c लिखेंगे और b बटा c लिखेंगे तो ये भी दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर संख्या से भाग दिए हैं। ये स्वयं सिद्धियां है। ठीक है, अब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो हम लोग पढ़े हैं एक चर वाला, अब पढ़ेंगे मेन कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे, चैप्टर पे आ जाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a और b क्या है? ज्ञात राशि है। x और y ये अज्ञात राशि है, इसी को बोलते हैं चर राशि। ये राशि ऐसे होता है भाई, देख लेना राशि को क्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा, ये रैखिक समीकरण क्यों है? रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि यहाँ इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा आएगा। भाई एक रेखा क्यों आएगा?
ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं आएगा, परवलय क्यों नहीं आएगा, पैराबोला क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, y के पावर 1 है, एक घात में है, तो एक घात वाला है इसलिए रैखिक समीकरण होगा, और दो चर है इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपको बोले तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, ये भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कि इसमें ये c नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, 3x प्लस 2y बराबर 0, ऐसा भी हो सकता है, इसको भी बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन मान लेते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर तो 0 होता है स्टैंडर्ड रूप। अगर यहाँ पे a बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, a बराबर 0 होते ही ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये वाला केवल बचेगा, by प्लस c बराबर 0। तो क्या ये दो चर रह गया? दो चर नहीं रहा, इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें और जोड़ लो कि a बराबर नहीं 0। उसी तरह अगर यहाँ पे b 0 हो जाएगा तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, यानी कि ax प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। इसमें भी केवल एक चर x बचा, तो दो चर वाला नहीं रहा ये, इसलिए दो चर होने के लिए a बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम लोग हल देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। देखो, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण हमने लिखा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अगर हम इसका हल करना चाहे, उदाहरण के लिए अब इसके बदले में मैं ये लिखता हूं कुछ मान लेकर, 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, मान लेते हैं, एक मैं समीकरण लेता हूं, ठीक है, और इसका हल ढूंढना चाह रहा हूं कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा, क्या x का मान 1 और y का मान यूनिक होगा, क्या x और y का मान यूनिक होगा इस समीकरण के लिए? देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, अगर यहां पे हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं, ये x लिखते हैं, ये y लिखते हैं, इधर x को लिखेंगे, इधर y को लिखेंगे। ठीक है, अब x बराबर एक बार 0 लेंगे, अब x जब 0 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3y प्लस 10 बराबर 0, तो 3y बराबर माइनस 10, y बराबर माइनस 10 बटा 3, माइनस 10 बटा 3। ठीक है, ओके। जब x बराबर हम 1 लेते हैं तब क्या होगा, देखो x बराबर 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। अब 3y बराबर ये 10 2 12 हो गया ना, 12 प्लस 3y बराबर 0, 3y बराबर इधर जाके ये माइनस में 12 हो जाएगा, y बराबर माइनस 12 बटा 3 यानी कि माइनस 4। तो जब x बराबर 1 लेते हैं तो y का मान है माइनस 4। ठीक है, x बराबर जब हम 2 लेते हैं तब क्या होगा, x बराबर 2 लिखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 4 14, 14 प्लस 3y बराबर 0। अब यहां से y निकालेंगे तो y बराबर माइनस 14 बटा 3, यहां लिख देंगे माइनस 14 बटा 3, x बराबर जब 2 लिए हैं तो इस तरह से प्रत्येक x के लिए प्रत्येक y आते रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। माइनस में लेंगे तो अलग मान आएगा, माइनस में भी हम ले सकते हैं -1 -2 -3, यानी कि x का जितना मान लेंगे y का उतना मान आते रहेगा। अतः इससे हम देख रहे हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर एक दिया हुआ है, यानी कि दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होने पर x और y का अनगिनत मान निकल रहा है, अनगिनत मान प्राप्त हो रहा है।
अनगिनत मान प्राप्त हो रहा है। तब क्या करेंगे भैया, करना कुछ नहीं है। अगर दो चर वाला दो समीकरण अगर दिया हुआ रहेगा, तब एक्स वाई का मान निकालने के लिए एक बार फिर से मैं अच्छे से समझाता हूं। देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण जब एक दिया रहे तो उसका कंडीशन हमने देख लिया। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर दो दिया हो, जैसे मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और बी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0, ये दो समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण यहां दो दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में एक्स और वाई का एक ऐसा वैल्यू होगा, एक ऐसा मान होगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो उस x और y के मान को दोनों समीकरण का हल कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आई आपको? उदाहरण दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण लेता हूं मैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, एक समीकरण लेता हूं। ठीक है, और दूसरा समीकरण लेता हूं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों समीकरण का हल निकालेंगे। हल निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। बहुत सारा तरीका होता है, कंपैरिजन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रेशियो रिलेशन मेथड। पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिए। इन दोनों का अगर मैं हल निकालता हूं, x का मान 3 और y का मान अगर 1 लेता हूं, नहीं 2 लेता हूं, तो समीकरण 1 में अगर x का मान 3 रखता हूं तो 3, y का मान 2 रखता हूं तो 2 माइनस 5, 3 2 5 माइनस 5 बराबर 0 प्राप्त हो गया। और समीकरण 1 में भी अगर मान रखता हूं x y का, तो x बराबर 3, y बराबर 2 प्लस 1, 3 1 नहीं हो पाएगा। हाँ, ये -1 लेते हैं, -1, ये -1, x का मान 3, y का मान 2 और -1 बराबर 0 था। तो x का मान 3, y का मान 2 और -1 है, तो यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 बराबर 0। यानी कि x का मान 3 और y का मान 2 समीकरण 1 और समीकरण दोनों को संतुष्ट कर दिया, इसलिए x बराबर 3 y बराबर 2 इस दोनों समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे हल निकालेंगे? हल निकालने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला तरीका देखेंगे जिसका नाम है तुलनात्मक विधि। जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल के लिए एक लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y बराबर 19 और दूसरा लेता हूं 3x प्लस 4y बराबर 26। दो समीकरण लेता हूं, समीकरण 1 समीकरण 2। अब तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में से हम x का मान निकालेंगे
और समीकरण 2 में से भी x का मान निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर 19 है, तो 2x बराबर हो जाएगा 19 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 19 माइनस 3y बटा 2। ये तो जाके इधर भाग लेगा। समीकरण 2 से लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 26 है, तो 3x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 4y, x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो समीकरण 3 4 से अगला पेज लेता हूं मैं। समीकरण 3 एंड 4 से 3 4 से क्या पाते हैं, 3 4 से पाते हैं कि x बराबर यहां है और x बराबर भी यहां है, यानी कि x बराबर है -19, x बराबर है 19 माइनस 3y बटा 2, x बराबर है 19 माइनस 3y बटा 2। फिर दूसरे में x बराबर है 26 माइनस 4y बटा 3, 26 माइनस 4y बटा 3। अब इसको हल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इधर गुना होगा 3 इधर गुना होगा, तो 3 इंटू 19 माइनस 3y बराबर 2 इंटू 26 माइनस 4y, गुना करेंगे तो 19 3 57, 3 तिहाई 9y बराबर ये 26 दूना 52 माइनस 4 दूना 8y, इधर 9y है इधर 8y है, इसको उधर ले जाते हैं और ये कांस्टेंट वाले को इधर लाते हैं। ये 57 है, 52 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 8y है, ये 9y माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में 9y हो जाएगा। ठीक है, ये 57 में से 52 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5 बराबर ये 9y में से 8y घट गया, केवल y बचेगा, तो y का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, y का मान कहां गया भाई, इस y का मान समीकरण 3 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, किसी एक में रख दीजिए। समीकरण 3 में हम रखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या होता है, समीकरण 3 है x बराबर 19 माइनस 3y बटा 2, देख लीजिए यहाँ x बराबर 19 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 19 माइनस 3y बटा 2। अब इस y का मान यहाँ रख देंगे, x बराबर 19 माइनस y का मान 5 है, तो 3 गुने 5 डिवाइडेड 2। अब क्या होगा, 19 माइनस 3 पचे 15 होता है, 15 बटा 2, तो 19 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 4। ठीक है, 9 में से 5 गया 4 बटा 2, काटेंगे 2 मरतबा तो आएगा 2, x का मान 2 आ गया, x बराबर 2। तो x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया। ये कौन सा मेथड था, ये मेथड था तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में समीकरण 1 से x का और इन दोनों को आपस में बराबर करके y का मान निकालेंगे, और जो y का मान निकलेगा इसी y के मान को किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे कि y बराबर कुछ, समीकरण 2 से भी y का मान निकालेंगे कि y बराबर कुछ, इन दोनों y को आपस में बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, और इस x का मान इसमें रख देंगे तो y का मान। तुलनात्मक विधि इसी से होता है। तुलनात्मक मतलब क्या है, तुलना करना। तो पहले समीकरण से अगर हम x का मान निकाले हैं तो आया है 19 माइनस 3y बटा 2, और दूसरे समीकरण से आया है 26 माइनस 4y बटा 3। तो हम दोनों को तुलना करेंगे कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो तुलना किए हैं तो x बराबर हो गया, यानी कि 19 माइनस 3y बटा 2 बराबर 26 माइनस 4y बटा 3। इस तरह से आपको बनाना है। तो पहला तुलनात्मक विधि देख लिया, दूसरा विधि हम लोग देखते हैं। दूसरा विधि होता है प्रतिस्थापन विधि।
इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हम एक उदाहरण लेते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम किताब से उदाहरण लेता हूं। एक क्वेश्चन है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। एक समीकरण है ये। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले समीकरण एक से x का मान निकालेंगे। तो 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो 3x को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेजो। ये 5y इधर जाएगा तो प्लस में 5y, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अगर x का मान निकालेंगे तो 3 से इधर भाग लेंगे, क्या लिखेंगे 1/3 5y माइनस 1। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 5y माइनस 1/3। ये x का वैल्यू आया, इसको समीकरण 3 माना। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 का मान जो x आया है, इस समीकरण 3 में x का जो मान आया है उस x को समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 है। तो x का मान रखो 5y माइनस 3 बटा में 3। x का मान रख दिया, माइनस वाई है तो माइनस वाई करो, प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y भी आ गया समीकरण। इसको हल कर दो, y का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे देखो, बिल्कुल आसान। ऐसा करो इसको गुना कर दो, इससे भाग दो। इसको गुना करेंगे तो 5 गुना 10 y माइनस ये 3 गुना 6, याद रखो ये पोस्ट में, ठीक है। 5 गुना 10 y माइनस 6 बटन में 3 है, माइनस y प्लस 3 बराबर 0। इसको अलग अलग करो तो 10/3 y माइनस ये 3 से इसमें भाग दोगे 3 गुना 6 2 आएगा, माइनस y प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 10/3 y है, आई माइनस में y है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 10/3 y है और माइनस में y है, दोनों को एक साथ लिख दिया। ये माइनस जो है प्लस 3, इसको करेंगे तो 3 में से 2 दिया 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करो तुम इस 1 को इधर डाल दो, 10/3 y माइनस y बराबर -1 हो जाएगा इधर जाके। बटा पर के घटाओ कर बटा 1 है, नीचे में 3 हो जाएगा तो ये 3 कम 3 ऊपर में 10y माइनस 3 यहाँ पे 3y हो जाएगा बराबर -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पहले इसको लिख दो 10 में से 3 गया 7y, 7y/3 बराबर -1। जाके इधर गुना हो जाएगा 7y बराबर -3, तो y बराबर हो जाएगा -3/7। y का मान हमारा निकल गया -3/7। इस y का मान समीकरण 3 में रखना, ठीक है। यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है भाई, समीकरण 3 है x बराबर 5y माइनस 1/3, x बराबर 5y माइनस 1/3। तो यहाँ y का मान रखो 5, y का मान क्या है भाई, y का मान आया है -3/7, -3/7 आया है y का मान, ठीक है। अरे भाई कहाँ गया, -3/7 रखो, -3/7 -3/7, 7 कहाँ से आ गया भाई, ठीक है आया है -3/7 -1/3। अब देखो ऊपर गुना करोगे तो 5 3 15/7 माइनस में -1 तो है ये है,
अच्छा ये भागा है, भागा 3 है, यानी कि ये भागा 3 हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको क्या करो, इसको बटा पर के घटाव कर दो, बटा 1 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, ये -15 है, एक सत्य 7 तो ऊपर में -7, ये भागा 3 है तो गुने 1/3 लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए मैं भागा 3 लिखा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट गुना -1/3 लिख सकता था, कोई बात नहीं। चलो आगे देखो, ये -15 और -7 तो 7 5 12, -22/7 गुने 1/3, ये -22/1। समीकरण 1 है 3x - 5y + 1 = 0। x का मान रखो, x बराबर है कितना, अरे भैया ये जो आया है ना ये x का मान है, ये x इसलिए x का मान है -22/21। y का मान कितना है, y का मान है -3/7 + 1 = 0। अब 3 7 21, -22/7 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15/7 + 1 = 0 बटा 7 हो जाएगा एलसीएम, ये -22 + 15 प्लस ये 7, 15 7 22, वाह सही है 22, -22 + 22/7 = 0, ये 0/7 = 0 यानी 0, ये मेरा सही है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो विधि देखा, एक विधि देखा तुलनात्मक विधि, दूसरा देखा प्रतिस्थापन विधि, एक और देख लेते हैं लुप्तीकरण विधि। देखो लुप्तीकरण विधि को हम बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 2x + 3y + 1 = 0 और 3x + 5y + 4 = 0। यहां से x y का मान निकालना है, हमको इलिमिनेशन मेथड लाना है। तो इलिमिनेशन मेथड में करते ये हैं कि x के गुणांक को दोनों में बराबर करते हैं। मान लेते हैं यह समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में मान लेते हैं कि हमको इस दोनों को बनाने के लिए मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमको x वाले पद को इलिमिनेट करना है, यानी कि खत्म करना है। तो दोनों में x बराबर होना चाहिए, तो दोनों में x बराबर करने के लिए समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उससे समीकरण 1 में गुना कर दो, और समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उससे समीकरण 2 में गुना कर दो। समीकरण 2 में x गुणांक 3 है तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, 2 से नहीं 3 से, इसलिए मैं बोला था सॉरी, ठीक है। और समीकरण 2 में समीकरण 1 के x गुणांक 2 है तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। x को इलिमिनेट करना है तब, अगर y को इलिमिनेट करना है तो 1 में हम इसके 5 से गुना करेंगे सब में, और 2 को 3 से सब में गुना करेंगे। सबसे पहले हम x को लुप्त करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 के सभी पदों में, क्या ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 के दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, और समीकरण क्या रहने दो, पहले एक ही काम करो, समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुना करो, तो 3 से इसमें गुना करोगे, पहले लिख दो 2x + 3y + 1 = 0, तो दोनों तरफ 3 से गुना करो, इधर भी 3 से और इधर भी 3 से, 3 से गुना करेंगे तो ये 6x + 9y + 3 = 0, इसको समीकरण 3 मान लो। उसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों तरफ 2 से गुना करने पर,
गुना करने पर क्या होगा, 2 से गुना करो इसमें, 2 इंटू 3x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 2, 0 इंटू 2। इसको गुना करेंगे तो 6x प्लस 10y प्लस 8 बराबर 0। इसको समीकरण क्या मान लो, समीकरण 4 मान लो। ठीक है, समीकरण 3 आया कितना, ऊपर थोड़ा मिटा देता हूं मैं, इसी में बनाऊंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने से। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से 3 क्या है, 6x प्लस 9 प्लस 3 बराबर 0, और 4 क्या है, 6x प्लस 10y प्लस 8 बराबर 0। देख लो यहाँ, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अब माइनस करना है 4 को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 6 6 कट गया, इसलिए ये लुप्तीकरण विधि है, x को लुप्त कर दिया। ये 9y है, 9y है, नीचे 10y माइनस में है, तो माइनस y हो जाएगा। और ये 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 3 जब घटाएंगे तो माइनस में 5 बराबर 0, तो माइनस y बराबर, ये 5 इधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। y का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि समीकरण 1 में, अच्छा y का मान निकालना है ना, माइनस y है, तो y बराबर क्या होगा, इधर जाके माइनस, इधर में माइनस 5 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 में y का मान रखो -5, तो 2x प्लस इसमें 3 इंटू -5 प्लस 1 बराबर 0, तो 2x ये हो जाएगा 15 माइनस में, -15 प्लस 1 बराबर 0, तो 2x ये हो जाएगा -14 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर जाके प्लस में 14 हो जाएगा, x बराबर 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। तो x y का मान निकल गया, x बराबर 7 और y बराबर -5 है, समझ में। तो लुप्तीकरण विधि हमने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि। इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूं उस पर मत जाना, बोल रहा हूं उस पर भी जाना, लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बता देता हूं। देखो, मान लेते हैं दो समीकरण है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और दूसरा है bx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो वज्र गुणन विधि में कहता ये है कि x को यहां लिख दो, x बाटा में हमको कुछ लिखना है, ठीक है, बराबर y लिखो, y बाटा में भी हम कुछ लिखेंगे, बराबर में 1 लिखो, और 1 बाटा में भी हम इसको लिखेंगे कुछ। तो बाटा में क्या लिखेंगे, इसके लिए भी एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ध्यान ये रखना है कि बराबर में 0 रहना चाहिए। वज्र गुणन मेथड में जब हम ये लिखेंगे, x बटा में कुछ रहेगा, y बटा में कुछ रहेगा, 1 बटा में कुछ रहेगा ये मैं अभी बताऊंगा। उसका पहला शर्त ये है कि जो समीकरण दिया हो उस समीकरण में बराबर में 0 रहना चाहिए।
हर वक्त हर टाइम बराबर में जीरो रहना चाहिए। ठीक है, बराबर में जीरो है। बराबर में जीरो जब है तो मैं लिखूंगा x बटा कुछ, y बटा कुछ और 1 बटा कुछ। अब x बटा में कुछ क्या होगा? तो बटा में कुछ होने के लिए हम ये समझेंगे कि ये x नहीं है, यानी x को छोड़कर बाकी ये जो दोनों दिख रहा है, इस दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। b के गुणज को लिखेंगे, सॉरी x के गुणांक को लिखेंगे b, और उसके बाद c है वो c लिख देंगे। y के गुणांक को लिखेंगे e, और जो f है उसको f लिख देंगे। ये अब क्या करेंगे, करना ये है कि x के बाद b है ना, तो b को ऐसे गुना करेंगे bf, अब माइनस में इसको इससे गुना करेंगे ec, x बटा bf माइनस ec, x बटा bf, x के जस्ट बाद, x के नीचे जब मैं लिख रहा हूं तो x के जस्ट बाद वाला जो है, जो कांस्टेंट सब होगा, जो कांस्टेंट यानी कि जो ज्ञात चर होगा y को छोड़कर जो होगा उस सबको गुना करेंगे। b को f से गुना करेंगे और माइनस में e को c की गुना करके लिख देंगे। उसी तरह अगर y के नीचे हमको लिखना है तो इस y को भूल जाएंगे, y को भूल जाएंगे, और y के जस्ट बाद क्या है, c है, तो cf यहां लिख दीजिए cf, और ये बच गया इधर a और d। ठीक है, इधर नहीं लिखिए, इधर लिखिए a और d। तो y के जस्ट बाद, इस y के जस्ट बाद c है, तो इस c को इसके d से गुना करना है, d से, यानी कि c को d से गुना करना है, cd लिख दिया। अब माइनस में c को d से गुना कर दिया, अब माइनस में इस a को f से गुना करके यहां लिख देंगे। मैं समझ रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने यहां लिखा था, इसको इधर क्यों लिख दिया? मैंने इधर इसलिए लिख दिया क्योंकि लिखने में आसानी हो, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। b के बाद cf है ना, cf के बाद हमको फिर यहाँ पे आना है, तो इसको मैंने इधर लिख दिया cf ad, वही मैंने लिखा cf ad। तो c को d से गुना करके लिख देंगे यहाँ पे, और इस f को a से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 है, 1 के नीचे हमको लिखना है, तो इसको हम मानेंगे कि ये कुछ नहीं है। तो इसके जस्ट बाद पहले a था, फिर b था, फिर c है, तो c के जस्ट बाद क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो फिर a को e में गुना कर देंगे, a e, माइनस फिर इसको गुना करेंगे b और d को। कैसे ये हुआ, देखिए c के जस्ट बाद a आया ना, तो a d को यहाँ लिखिए, a और d को, इसके जस्ट बाद b है तो b e को यहाँ पे लिखिए, और क्या करिए कि a e को लिख देंगे यहाँ गुना करके, और b d को यहाँ माइनस में लिखिए। ठीक है, तो यहां से हमको 3 समीकरण मिला, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। समीकरण 1 से हम देखते हैं तो x बराबर, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, 1 और 3 से अगर कंपेयर करेंगे 1 3 में, तो x बराबर ये चल जाएगा ऊपर, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे bf माइनस pc बटा ये a माइनस bd, x बराबर हो गया। y बराबर 2 3 को कंपेयर करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ये ऊपर गया तो cd माइनस af बटा में ae माइनस bd हो गया, x y का मान निकल गया। कोई भी समीकरण दिया रहेगा आप इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, चलिए उदाहरण दे ही देता हूं। मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0 है, और ये 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 है। हमको x y का मान निकालना है, तो x बटा कुछ रहेगा, y बटा कुछ रहेगा, और 1 बटा कुछ रहेगा। x बटा में क्या कुछ रहेगा, तो 3 गुने 4 12 माइनस 2 गुने 1 2, तो 12 माइनस 2। y बटा क्या रहेगा, तो y को छोड़कर ये 1 गुने ये तिरछा गुना करते हैं, 1 गुने 3 यानी कि 3, माइनस 2 गुने 4 माइनस 8, और 1 बटा नीचे क्या होगा, तो इसको भूल जाएंगे, ये कांस्टेंट वाले को भूल जाएंगे, 2 गुने 2 4 माइनस 3 9,
अब इसको सॉल्व कर लो, x बटा ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा y बटा -5 बराबर हो जाएगा 1 बटा ये 9 में से 4 गया -5। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये 10 उधर चल जाएगा, 10 बटा -5 यानी कि -2 कट जाएगा। y बराबर निकालेंगे तो ये 5 इधर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -5 बटा 5 यानी कि नीचे -5 है ना, -5 बटा -5 ये कट जाएगा 1। x बराबर -2 y बराबर 1 सही है या नहीं, इसमें रख के देखो, x बराबर -2 तो 2 इंटू -2 प्लस y बराबर 1 है तो 3 इंटू 1 अब प्लस 1 बराबर 0। ये देख लो 2 दूना 4 माइनस में प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। ये 3 1 4 हो जाएगा 4, ये माइनस में 4 तो 4 माइनस 4 यानी कि -4 प्लस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 0 कट के 0, 0 बराबर 0 यानी कि ये संतुष्ट हो गया। ऐसे बने थे। अच्छा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं है यार, देख लेना स्लो करके देख लेना, या ऐसे ही देखो कोई दिक्कत नहीं, आसान तो है। अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है थोड़ा सा, अगला छोड़ देते हैं ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अगला मेथड जो है ना, जो है उसको बोलते हैं अनुपात निर्णायक मेथड। वो समझ जाओ कि इसके पहले वाला जो मेथड बनाया हूं मैं उसी के जैसा है, ठीक है। इसका पहले वाला मेथड जो मैं पढ़ाया हूं ना लुप्तीकरण, उसी के जैसा है। तो आज के लिए यही, अगला क्वेश्चन अगला क्लास जरूर देखिएगा जिसमें हम चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा आपका, देख लेता हूं मैं चैप्टर, ये चैप्टर है आपका 2 का ए, अति लघुत्तरीय प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न सब देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, ठीक है। भारतीय बोर्ड बुक में पढ़ा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ओके।